और अनगाइडेड मिसाइल जिसको कहते हैं, जिसको कोई डायरेक्शन नहीं है और कहीं भी वो बम फूट सकता है, अपना भी नुकसान कर सकता है। तो मुकेश सहनी उसी तरह के लीडर हैं वे बिहार में। निश्चित तौर पर दीपा मांझी संघर्ष करके आई है, गरीब परिवार से आई हैं और सामाजिक क्षेत्र में पहले से भी काम कर चुकी हैं। एनडीए के पक्ष में हवा है, एनडीए को लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, जनता का भरपूर प्यार मिल रहा है, इसलिए मिल रहा है कि डबल इंजन की हमारी सरकार है। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन। कल यानी 13 नवंबर को उपचुनाव होने जा रहा है। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, सही बात है कि विकास का काम हो, चाहे स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, रोजगार से हो, और भी शिक्षा की बात करें तो हम एनडीए की सरकार सक्षम है और एनडीए की सरकार सदैव विकास में विश्वास रखती है। और एक हमारे लिए ऐतिहासिक है एक पल है कि दरभंगा में एम्स का शुभारंभ होने जा रहा है और पटना में है, दरभंगा होगा और हम लोग समझते हैं कि आने वाले समय में और भी इलाकों में होगा, गया में भी होने की संभावना बन रही है। तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी को अपनी पार्टी के तरफ से और तमाम बिहार के लोगों के तरफ से उनको हम धन्यवाद देते हैं, शुभकामना देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी शुभकामना देते हैं, धन्यवाद करते हैं। उनके पहल से ही वो ज़मीन मुहैया हुआ और सारा चीज़ हुआ। तो एक बड़ा दिन है बिहार के लिए, बिहार के स्वास्थ्य सेवाएं के लिए। लोग दिल्ली जाते हैं, पटना आते हैं, अब उस क्षेत्र के लोगों को, सीमांचल के लोगों को सिलीगुड़ी नहीं जाना पड़ेगा, अब दरभंगा में उनको बेहतर इलाज होगा। तो एक अच्छा सौगात है केंद्र सरकार के द्वारा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, सभी को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। एक सवाल यह भी है कि जिस तरह से 4 सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है और दावा विपक्षियों के द्वारा यह भी है कि हम 4 सीट जीत रहे हैं और बिहार झारखंड का चुनाव भी हम जीत रहे हैं, ऐसे में उनके इन दावों को किस रूप में देख रहे हैं? ये तो 23 तारीख को पता चलेगा। देखिए, दावा करना, पक्ष विपक्ष जो होते हैं उनका हर चुनाव में जाते हैं, जनता के बीच में जाते हैं। अगर वो कह देंगे कि हम चुनाव हार रहे हैं तो जनता तो वोट नहीं देगी, चाहे मैदान में नहीं रहेंगे, पहले भाग के खड़े नहीं होंगे। तो सब लोग कहते हैं कि हम जीत रहे हैं, लेकिन आप अगर पत्रकार हैं, आप लोगों से बात कीजिए तो एनडीए के पक्ष में लहर है, एनडीए के पक्ष में हवा है, एनडीए को लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, जनता का भरपूर प्यार मिल रहा है, इसलिए मिल रहा है कि डबल इंजन की हमारी सरकार है। केंद्र में हमारी सरकार है, स्टेट में हमारी सरकार है और विकास कोई कर सकता है तो एनडीए ही कर सकता है। राष्ट्रीय जनता दल हो चाहे महागठबंधन जिसको इंडिया अलायंस कहते हैं, उनके पास ना कोई विज़न है, ना कोई योजना है, तो वो कोई काम नहीं करते हैं, सिर्फ दिखावा करते हैं। बड़बोल है उनके पास कि हम ये कर दिया। आप देखे होंगे कि माननीय तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमने रोजगार दिया, नौकरियां दी, अब वो कहाँ से दिए मेरी समझ से परे है। तो इस तरह के दावे वादे होते रहेंगे। 23 तारीख को जनता का आदेश आएगा और हम चारों सीट पर भारी मतों से चुनाव जीत के आएंगे। लालू प्रसाद यादव 9 साल बाद बिलागंज में आए थे, जहां उन्होंने काफ़ी तंज कसा प्रहार भी किया एनडीए पर। उन्होंने यह भी कहा कि ये चुनाव ये तो झांकी है, बाकी अभी बाकी चीज़ें भी बाकी है। उन्होंने यह भी कहा कि इस चुनाव में हमको मोदी सरकार और नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकना है। क्या लगता है इस चीज़? देखिए, सर्वप्रथम तो मेरी शुभकामना है आदरणीय लालू यादव जी के प्रति। उनका स्वास्थ्य ठीक हो रहा है, इसलिए आ गए, सार्वजनिक जीवन में आए हैं और एक सभा भी किए हैं। ये अच्छी बात है। व्यक्तिगत तौर पर मैं शुभकामना करता हूँ उनके स्वास्थ्य की। वो आए हैं, अच्छे लोकतंत्र में सबको अधिकार है वोट मांगने का, और उन्होंने जो बोला कि ये झांकी है, निश्चित तौर पर ये झांकी है। जब 0 पर आउट हो जाएंगे तो यही झांकी उनको 25 में भी नज़र आएगी कि 20-22 सीट पर सिमट जाएंगे। जिस तरह से उन्होंने चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान यह भी कहा कि ये लोग ठगने का काम कर रहे हैं, ये लोग दूसरे को बलगराने का काम कर रहे हैं। फिर उन्होंने हिना साहब को फिर अपने पार्टी में लाए। लगता है कि मुस्लिम जो लालू प्रसाद यादव से दूर हो रहे थे, तो एमवाई समीकरण फिर से फिट बैठेगा राजद? देखिए, हम तो जो देख रहे हैं, हम 4 विधानसभा का मूल्यांकन कर रहे हैं। हम समझते हैं कि एक उदासीनता है उस वोटर में जिनको बात वो करते हैं, उनका भी मोह भंग हो गया है राजद के प्रति और वो भी एनडीए के तरफ देख रहे हैं, दूसरे विकल्प में हैं। और आप देखे होंगे कि सम्मान की बात वो करते हैं, तो आप बेला में घटना एक हुई थी कि किस तरह से एक मुस्लिम भाई को दौड़ा दौड़ा के मारा गया, पीटा गया। तो इस तरह का व्यवहार आप किसी के साथ कीजिएगा तो आपके साथ कोई नहीं रहेगा और आपको मिटना तय है। 25 में आपको जनता मुकर्रर कर देगी, आपका भविष्य तय कर देगी और आप यहाँ से बिहार के राजनीति से आउट हो जाएंगे।
मुकेश सहनी भी तेजस्वी यादव के साथ में हैं और उन्होंने भी दावा किया है कि सरकार तो वो 2025 में महागठबंधन की ही बनेगी और 4 सीट हम जीत रहे हैं। मुकेश सहनी की राजनीति को किस तरह से? देखिए, मुकेश सहनी जी अभी तय नहीं कर पाए हैं कि किधर हैं। वो एनडीए में है कि महागठबंधन में है, हमको नहीं लगता है वो कहाँ हैं, क्या उनकी रणनीति है, क्या उनकी विचारधारा है, इस पर कुछ प्रिडिक्शन करना उनके लिए बेकार है। कभी मन करता है तो इधर चले जाते हैं, कभी मन करता है उधर चले जाते हैं, और अनगाइडेड मिसाइल जिसको कहते हैं, जिसको कोई डायरेक्शन नहीं है और कहीं भी वो बम फूट सकता है, अपना भी नुकसान कर सकता है। तो मुकेश सहनी उसी तरह के लीडर हैं अभी बिहार में। तो हम समझते हैं कि अभी सीखने की ज़रूरत है, अभी उनको और परिपक्व होने की ज़रूरत है। जिन मुद्दों को लेके वो राजनीति में आए हैं उनके मुद्दे बहुत स्पष्ट अच्छे मुद्दे हैं, क्योंकि वो उन कास्ट को, उन जातियों को, उन वर्ग समूह को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं जो पिछड़ा है, निश्चित तौर पर पिछड़ा है। तो अगर उनके लिए सही से काम करना चाहते हैं तो एनडीए में आए, एनडीए में रह करके आप उनका जितना विकास कर सकते हैं। आप महागठबंधन में रह करके विकास नहीं कर सकते। महागठबंधन विकास का नाम नहीं है, विनाश का नाम है। महागठबंधन नफरत का नाम है। महागठबंधन ने जंगल राज दिया है बिहार को। तो यहाँ पर वो कुशासन का प्रतीक है। तो हम समझते हैं सहनी जी के लिए मेरी राय है कि वो एनडीए की तरफ आएँ और एनडीए में ही उनके समाज का, समुदाय के लोगों को जिसके लिए वो राजनीति करते हैं, उनका भविष्य यहीं पर निहित है। इमामगंज विधानसभा की अगर हम बात करें, जहां से आपकी पत्नी चुनावी मैदान में है, चुनाव लड़ रही हैं, और जो अपार समर्थकों का जो कहा जाए कि प्यार और स्नेह मिल रहा है, आपने भी यहां पे काफ़ी प्रचार प्रसार किया, रोड शो हुआ, रैलियां बहुत सारी हुई, कैसे देख रहे हैं इन चीज़ों को? देखिए, सर्वप्रथम मैं यहाँ की महान जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके माध्यम से। निश्चित तौर पर इमामगंज की धरती हमारी पहचान है, हम की पहचान है, जिसको हमने हर जगह जननी बोला। इसलिए बोला है कि जब हमारी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही थी विधानसभा में, तो कोई एक विधानसभा में हमारी जीत हुई थी, जीत दर्ज हम किए थे, और विधानसभा में हम जा सके तो इमामगंज से हुआ है। तो इमामगंज अपने आप में हम लोग के लिए एक अलग स्थान रखता है। यहाँ की जनता का अलग स्नेह है हम लोग के प्रति, उनका आशीर्वाद से हम लोग आज टिके हुए हैं, और बिहार में ही नहीं देश में हमारी पार्टी का जाना जा रहा है। हमारे नेता आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी माननीय सांसद बने हैं, माननीय मंत्री हैं भारत सरकार में। तो ये गौरव का विषय है, और ये गौरव कहीं ना कहीं इमामगंज की देन है। तो इमामगंज की जनता का स्नेह प्यार मेरे साथ है, और हम समझते हैं कि आज भी वही अपार लोग आज टिके हुए हैं, और बिहार में ही नहीं देश में हमारी पार्टी का जाना जा रहा है। हमारे नेता आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी माननीय सांसद बने हैं, माननीय मंत्री हैं भारत सरकार में। तो ये गौरव का विषय है, और ये गौरव कहीं ना कहीं इमामगंज की देन है। तो इमामगंज की जनता का स्नेह प्यार मेरे साथ है, और हम समझते हैं कि आज भी वही अपार स्नेह मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, और हमारा विश्वास उनके साथ बढ़ रहा है। आने वाला जो कल का जो समय है, जब 13 तारीख को चुनाव होना है, तो मतपेटियों में जो ईवीएम मशीन जिसको कहते हैं, उसमें बटन दबा के भारी संख्या में लोग अपना जनादेश देंगे, और 23 तारीख को आप देखेंगे कि हम प्रचंड बहुमत से, बहुत वोटों की संख्या से आगे रहेंगे, और चारों जगह एनडीए जीतेगी। एक अंतिम सवाल है कि ये जो इमामगंज इलाका है, ये नक्सलियों का एक यहाँ काफ़ी तांडव देखा जाता था एक समय में। यहाँ अति पिछड़ों का भी सबसे देखा जाए तो सबसे अधिक यहाँ आबादी अति पिछड़ों की है। लालू प्रसाद यादव शुरू से कहते रहे कि हम अति पिछड़ों के मसीहा हैं। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? किस तरह से यहाँ पे जो है परिवर्तन देखा गया जब 2005 में नीतीश सरकार बनी, और थोड़ा बहुत सुधार देखा गया, अब तो काफ़ी यहाँ पे सुधार हुआ है। आगे की लड़ाई को कैसे देख रहे हैं? लालू प्रसाद यादव हमेशा से कहते रहे कि हम अति पिछड़ों के ही हम ये रहे हैं। देखिए, वो क्या बोलते हैं उनकी व्यक्तिगत राय है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ, इमामगंज स्पष्ट उदाहरण है उनके वादे का तोड़ कैसे होता है, जिसका आप देख लीजिए कि अगर वो कहते हैं कि हम अति पिछड़ों के मसीहा हैं, दलितों के मसीहा हैं, तो इमामगंज में 90% लोग पिछड़ा, अति पिछड़ा रहते हैं। 90% लोग रहते हैं, मुस्लिम भाई भी रहते हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि राजद काल में भी यहाँ खाता नहीं खुला हुआ। यहाँ समता पार्टी बनी, समता पार्टी के भी पहले विधायक बने, और लगातार एनडीए से जो है वो विधायक बनता है। तो आप समझ लिए कि यहाँ की जनता किसको चाहती है, एनडीए को चाहती है कि इंडी गठबंधन को चाहती है। तो स्पष्ट तौर पर है कि एनडीए को चाहती है। तो एनडीए
के साथ पिछड़ा, अति पिछड़ा, बैकवर्ड जिसको आप कहते हैं, हमारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग एनडीए के साथ हैं। इससे ये समझ में आता है, इमामगंज को अगर आप एक उदाहरण के स्वरूप लेते हैं, इससे समझ में आता है कि यहाँ पर इतनी संख्या है, 80-90% लोग पिछड़े, अति पिछड़े और दलित समुदाय, माइनॉरिटी समुदाय के लोग रहते हैं, वो एनडीए को चुन रहे हैं। जिसका मतलब है कि लालू जी को सब लोगों ने नकार दिया है। लालू जी को अब कुछ ही ग्रुप का वोट रह गया है, जो किसी भी समुदाय कास्ट से रहते हैं, जो उस तरह के लोग हैं, जो उनके जो समर्थक जिस तरह से उग्र होते हैं, उस प्रवृत्ति के लोग उनके साथ रह गए हैं और वही हैवोक क्रिएट करते हैं। और वही हैवोक में जो हंगामा होता है उससे दिखता है, और उस आवाज़ और उस शोर से दिखता है कि बहुत ज़्यादा हमारा समर्थन है। लेकिन जो साइलेंट वोटर होते हैं, गरीब होता है, दलित होता है, बहुत बोलता नहीं है, वो शांति से अपना काम करता है। और ये इमामगंज में भी शांति से सब काम करेंगे और 13 तारीख को उनकी हवा निकल जाएगी, उस दावे की हवा निकल जाएगी जो कहते हैं हम अति पिछड़ों के मसीहा हैं। दीपा मांझी यहाँ के लिए सुटेबल है? निश्चित तौर पर दीपा मांझी संघर्ष करके आई है, गरीब परिवार से आई हैं और सामाजिक क्षेत्र में पहले से भी काम कर चुकी हैं। राजनीतिक क्षेत्र का भी अनुभव है, पढ़ी लिखी महिला है और अपने घर से भी राजनीति सीखा है, अपने हम लोग के पास आने के बाद भी राजनीति सीखी है। तो हम समझते हैं कि उनके लिए एक बढ़िया मौका है जो अपने आप को प्रूव कर रहे हैं और निश्चित तौर पर इमामगंज के लिए उपयुक्त होंगी। इमामगंज की जनता की सेवा करेंगी, एक बेटी बन के सेवा करेंगी और हम लोग का मार्गदर्शन हमेशा रहेगा उनके ऊपर। जब भी कोई ऐसा काम होगा जो राज्य सरकार के स्तर से, केंद्र सरकार के स्तर से होगा, तो उनको हम लोग मदद करेंगे और यहाँ के जनता के बीच में एक संवाद सूत्र का काम करेगी। बिहार सरकार के साथ, भारत सरकार के साथ और इमामगंज की जनता के साथ एक संवाद सूत्र का काम करेगी और इमामगंज में तीव्र गति से विकास होगा, ऐसा मुझे लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन का। बता दें कि इस बार जो चार सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है, यह एक लिटमस टेस्ट है। इस टेस्ट में कौन पास होता है और सेमीफाइनल तक किसकी रेस आगे रहती है, ये तो वक्त ही तय करेगा। धन्यवाद।